हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जाना था, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। सिंगल, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ शब्द हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अत्यंत घनिष्ठता रखते हैं। इस अध्याय में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक्स बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है, उसके आधार पर सूचना प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या जाना था हम लोगों ने। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना था। सॉफ्टवेयर को डिफाइन भी किए थे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वर्गीकरण में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद लोड होता है। सिंपल शब्दों में समझें, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है, रन होता है, उसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो बूटिंग की प्रोसेस रहती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर रहता है। याद रखिएगा, बूटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाता है। यह न केवल कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए, बल्कि जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हुए, फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हुए, ग्राफिक्स एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके एंटीवायरस के हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं, इन सबको चलाने के लिए जो बेस तैयार कर देता है या पृष्ठभूमि जो देता है, वो कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिंपल शब्द हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। किसको किसको? कंप्यूटर सिस्टम के घटक और उनके विभिन्न जो भी संसाधन रहते हैं, उनको क्या करता है? उनके कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में कि हार्डवेयर और यूजर को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए, यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करते हैं। जैसे आपके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो उन एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रन करने के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए, जो पृष्ठभूमि चाहिए, वो पृष्ठभूमि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप भले ही आपका हार्डवेयर कितना भी अच्छा रहे, लेकिन उसमें आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते जब तक आपके सिस्टम में क्या ना हो? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर आदि पहले से बने होते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, मोबाइल जो लेते हैं, मोबाइल में भी हम लोग का क्या रहता है? विंडोज मोबाइल है सपोज, तो विंडोज मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल में क्या होगा? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इस टाइप का रहता है। या फिर दूसरे रियलमी का आप फोन लेंगे तो रियलमी में कलर ओएस आता है। इन्फिनिक्स का फोन लेंगे तो उसमें क्या होता है? एक्स ओएस आता है। अलग अलग जो फोन रहते हैं उसमें क्या रहते हैं? उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं। लेकिन बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जैसे मान लिया जाए कई मोबाइल्स में क्या होते हैं? व्हाट्सएप पहले से रहता है। जो व्हाट्सएप है वो पहले से रहने का रीजन क्या है? कि वो उसमें इनबिल्ट दिया रहता है। वो सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फ्री में आते हैं, वही पहले से बने होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, क्या क्या नाम बोला मैं? सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट के अलावा नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट, ये सब कार्य करता है। ठीक है, तो एक एक को हम लोग अगर समझें, इसका कार्य फंक्शन अगर समझें, कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप देखे होंगे कंप्यूटर चालू होता है, बूटिंग की प्रोसेस होती है, तो कुछ इधर का उधर जो करने का काम है वो सब काम कौन करता है? मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम, प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में, ये सब जो काम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हार्डवेयर
तथा यूजर के बीच जो कनेक्शन स्थापित या स्टेब्लिशमेंट करने का जो काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना वो भी किस में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब देखिए आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राइवर डालते हैं, ठीक है, ड्राइवर बोलते हैं उसको। तो वो ड्राइवर भी कहाँ इंस्टॉल होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तब उस ड्राइवर को यूज करने के बाद आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी जाने थे। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए जो बैकग्राउंड तैयार करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। ये बेसिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आपके जो भी जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, ये दोनों रहने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां क्रियान्वयन कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना, ये भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न एरर्स को भी इंगित करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। जितने एरर आते हैं आपके सिस्टम में, हार्डवेयर के एरर हो, चाहे जैसे आप प्रिंट करते हैं, प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे क्या दे देता है कि काइंडली कनेक्ट योर प्रिंटर। तो वो जो कमांड आपको जो निर्देश देता है, एरर का निर्देश देता है, वो कहां से आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डेटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना। जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं या पीसी का एग्जांपल लेते हैं, तो आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आजकल क्या रहता है, पिन प्रोटेक्टेड रहता है या फिर पैटर्न प्रोटेक्टेड रहता है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, मोबाइल भी और आपके सिस्टम भी। तो जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, अर्थात जो पासवर्ड है वो आप नहीं डालते हैं, सपोज कोई आप क्या करते हैं, पासवर्ड 6 डिजिट का डाल रहे हैं, ठीक है, 6 डिजिट का आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो आप पासवर्ड अगर नहीं डालते हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन ही नहीं कर सकते, अर्थात उसमें कोई काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। मोबाइल में भी अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं तो आप मोबाइल खोल ही नहीं सकते। देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे कि MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक डॉस का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। दोनों हम लोग एब्रीवेशन वाले चैप्टर में इसको देख चुके हैं। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रहता है, एप्पल का जो भी आपका कंप्यूटर रहता है या लैपटॉप रहता है उसको कहा जाता है मैक OS। इसके अलावा विंडोज क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एमी विंडोज मी जो रहता है उसका फुल फॉर्म होता है मिलेनियम, ठीक है। मिलेनियम का एम और यहाँ से ई लिया जाता है, मिलेनियम का एमी इसको बोल दिया जाता है, मिलेनियम होता है। उसके अलावा विंडोज XP, विंडोज विस्टा ही बोल देते हैं, लेकिन ये विंडोज विस्टा है, याद रखिएगा। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और सबसे एडवांस अभी का विंडोज 11, ठीक है। इसके अलावा फ्री सोर्स में जैसे यूनिक्स है, लाइनक्स है, जेनिक्स है। उसके अलावा याद रखिएगा गूगल क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और गूगल क्रोम का वेब ब्राउजर भी आता है। याद रखिएगा वेब ब्राउजर भी किसका आता है, गूगल क्रोम का आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गूगल क्रोम का सिर्फ वेब ब्राउजर नहीं आता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। उसके अलावा मोबाइल फोन में यूज करने वाला अपना क्या है, एंड्रॉइड OS है, ठीक है। ये भी एंड्रॉइड OS भी किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण के अलावा हम लोग अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका विभाजन करने का बहुत सारा आधार बन सकता है। मैं एक साथ सबको बता रहा हूँ, विभाजित करके नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो प्रोसेस समझना है कैसे कैसे होता है। जैसे हम लोग अगर मैं बात करूं सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड के आधार पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो आधार पर बांट सकते हैं। एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं यूजर के हिसाब से तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं प्रोसेस के हिसाब से तो मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोसेसिंग, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंगल प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग विभागों में बांट सकते हैं। अगर आप लोगों ने जो कंप्यूटर का इतिहास हम लोग पढ़े थे, कैसे उसको वर्गीकरण किए थे, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, उसमें हम लोगों ने जाना था कि इस जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, इस जनरेशन में हम लोगों ने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। वहाँ सिर्फ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रकार बता दिया था, यहाँ हम लोग उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दूसरा प्रकार है उसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो प्रकार है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम भी कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा प्रकार है एकल यूजर या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में भी याद रखिएगा इसमें दो पॉइंट आते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर
मल्टी प्रोसेसिंग, दोनों अलग अलग ही हैं। अगला जो प्रकार है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ सिंगल यूजर था, सिंगल यूजर में एक ही यूजर रहेगा, इसमें मल्टी यूजर में बहुत सारे यूजर रहेंगे। अब अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 9 प्रकार ये हो गए। और जो 10वां प्रकार होता है वो होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरे ब्रीफली समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल शब्दों में अगर समझे, पहले इसको मैं समझा दे रहा हूं। आप जैसे कोचिंग की बात करते हैं, मान लीजिए एक वैकेंसी आया किसका, पटवारी का वैकेंसी आया, या फिर अभी किसका वैकेंसी आया है, एक और वैकेंसी जेई का वैकेंसी आया है सिविल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसी में आपका क्या हो रहा है, मान के चलते हैं जो बैच रहता है, अलग अलग कोचिंग का बैच चलता है। आप ये चीज समझिएगा, बैच से वर्ड उठाइएगा। कोचिंग में क्या रहता है, जो लोग पटवारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन कोचिंग में क्या होगा, पटवारी का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी कोचिंग में जो जेई का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जेई का क्या कर दिया जाएगा, बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है आपको। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है उसको समझते। तो देखिए, आपका कोई भी टास्क रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे टास्क आते जाते रहते हैं। अब ये टास्क को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सा किस में है। अब मान लीजिए ये दोनों टास्क में सिमिलरिटी किस में जा रहा है, पटवारी में जा रहा है। अर्थात ये दोनों स्टूडेंट किसकी तैयारी करना चाहते हैं, पटवारी की, और ये दोनों स्टूडेंट किसकी तैयारी करना चाहते हैं, जेई की। तो इनका ये सारे जो स्टूडेंट रहेंगे, सपोज ये 100 स्टूडेंट है तो इन 100 स्टूडेंट का एक बैच बना दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लो 50 स्टूडेंट है तो इन 50 स्टूडेंट का एक बैच बना दिया जाएगा, और इस बैच को एक साथ पढ़ाया जाएगा, ना कि अलग अलग। आप समझ पा रहे हैं। सेम चीज होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें क्या होगा, आपका जो टास्क रहेगा, जो भी वर्क रहेगा, उन सबको एक साथ कलेक्ट किया जाता है पहले, और देखा जाता है कि किसमें सिमिलरिटी है। जो सिमिलर रहेगा उन सबको एक साथ क्या बनाएंगे, बैच बनाएंगे, और उसका प्रोसेस करेंगे। उसी को कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें याद रखिएगा, जिनकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, एक ही प्रकृति के, अर्थात जो पटवारी का ही तैयारी करना चाहते हैं उनका एक बैच बनेगा, ठीक है, और जो जेई का करना चाहते हैं उनका एक बैच बनेगा। तो एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। ग्रुप में पढ़ा देंगे फिर। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में बैच प्रोसेसिंग यूज किया जाता था, अभी वर्तमान में इसका चलन कुछ जगहों पर है, ठीक है। इस सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक एक स्टूडेंट को पकड़ के पढ़ाना नहीं पड़ता, आप पूरा बैच बना देंगे, सबको एक साथ पटवारी की तैयारी आप करा सकते हैं। इसके उपयोग क्या है, देखिए, इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इसमें याद रखिएगा, इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये भी पूछा जा चुका है, ऐसा कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे कभी, उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जो सांख्यिकीय विश्लेषण जिसको बोलते हैं, जैसे आपका जनगणना का रिपोर्ट हुआ, गरीबी का रिपोर्ट हुआ, बहुत सारे जो विश्लेषण आते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रिल प्रिंट करना या फिर पेरोल बनाना। पेरोल क्या होता है इसको अगर समझे तो देखिए, आपके बहुत कोई कंपनी है, मान के चलते हैं एक्स नाम की कोई कंपनी है, इसमें लगभग कितने 10,000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 के एम्प्लॉय हैं। अब ये 10,000 एम्प्लॉय को हर महीने क्या रहेगा, आपका सैलरी देना है। जब सैलरी आप इन सबको देंगे तो आपको एक पूरा ये इनका क्या है, सैलरी का एक बैच रहेगा कि यहाँ वर्ग 1 वाले हैं, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, ठीक है, अलग अलग ग्रेड रहता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो जो भी ग्रेड के रहेंगे उनका सेम सैलरी रहेगा, और उसके सैलरी के बेसिस पे एक साथ सबको क्या हो जाता है, सैलरी दिया जाता है। उसी चीज को क्या कहा जाता है, पेरोल कहा जाता है। उनका एक एक बैच बना देंगे कि प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं उनको इतना वेतन मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा, तो उनको मिल जाएगा। ये चीज क्या कहलाता है, पेरोल कहलाता है, ठीक है। पेरोल पेमेंट का ही रहता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद अगला आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। अब इसको सिंपल अगर शब्दों में समझें, एक टीचर है और वो क्या कर रहा है, वो सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। अर्थात एक साथ क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर भी पढ़ा रहा है, एक साथ वो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है। तो बहुत सारे एक साथ क्या कर रहा है, वो काम पूरा कर रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि किसी प्रकार के जो एक प्रोग्राम है उनके क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है,
तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना आरंभ कर देता है, जिसमें प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय कम हो जाता है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो जाता है। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, जो टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, जब वो कंप्यूटर का एक लेक्चर डाल लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, तुरंत वो ज्योग्राफी का क्लास बना लेता है या फिर ज्योग्राफी की क्लास ले लेता है। तो उससे क्या होती है, जिस क्लास को आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर का, वो क्लास वो बनाने में वो बना के ऑलरेडी डाल चुका है, लेकिन ज्योग्राफी अभी बन रहा है। अर्थात जो खाली समय था उसमें वो क्या कर लिया, दूसरा प्रोडक्टिविटी का काम कर लिया। उसी प्रकार से आपका क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक प्रोग्राम का क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जाता है, अर्थात प्रिंट अर्थात उसका आउटपुट, सिंपल शब्दों में आउटपुट बोलिए, जैसे ही एक प्रोग्राम रन हो जाता है उसका आउटपुट लिया जा रहा होता है, सेम टाइम में प्रोसेसर खाली बैठने के बजाय क्या कर लेता है, दूसरा काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक प्रोग्राम के साथ साथ क्या कर लेता है, दूसरा प्रोग्राम भी वो पकड़ लेता है। इसी को कहा जाता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक से अधिक प्रोग्राम को वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश संपादित करता है। अब देखिए, यहाँ जो पहला प्रोग्राम है उसका आउटपुट ले रहा है, तब तक खाली बैठने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, दूसरा प्रोग्राम रन कर देता हूँ। कर दो प्रोग्राम रहा है, लेकिन पहले एट अ टाइम क्या कर रहा है, पहले एक ही प्रोग्राम को जैसे ही आउटपुट आया तो वो क्या हो, उसका प्रोसेसर का जो काम था वो खत्म हो गया, वो दूसरा तुरंत उठा लेता है। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि इसकी आउटपुट आने से पहले ही दूसरा काम ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, यह एक निर्देश संपादित होने के बाद ही मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य के निर्देश को संपादित किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए याद रखिएगा, पहले का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो मेन मेमोरी में स्थित दूसरे जो भी कार्य रहेंगे या दूसरे जो निर्देश हैं उनको जब तक संपादित नहीं करता तब तक अन्य कार्य को ये नहीं उठाता है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि देखिए आपका जो आउटपुट रहेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। जो आपका प्रोग्राम है उसका आउटपुट किसमें सेव होगा, मेमोरी में सेव होगा, और मेमोरी अगर बड़ी रहेगी तो उसका क्या होगा, प्रोग्राम के लिए वो आवंटित कर सकती है। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं जो आपका मेमोरी रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से, जैसे यहाँ पे सपोज हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, या 4, 8, अलग अलग यहाँ अलोकेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, फाइल अलोकेशन टेबल। इसके बारे में भी एब्रीवेशन वाले लेक्चर में हम लोग को जाना था। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, प्रोग्राम के क्रियान्वयन का क्रम भी रहता है और वरीयता, इसकी व्यवस्था भी क्या होती है, आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, विंडोज एंटी। एंटी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। उसके अलावा क्या है आपका, विंडोज एंटी के अलावा विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 और यूनिक्स। ये सब क्या है, ये चारों क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो सीधा सीधा पूछ देता है एग्जाम में, यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो ये एटलीस्ट आपको ये एग्जाम्पल सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, अगला जो है उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या करेंगे, टाइम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है। साझा अर्थात शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग, जो भी आपके यूजर रहते हैं उनको क्या रहता है, टाइम को शेयर किया जाता है, कुछ समय उनको दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस कहा जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 घंटे का स्लाइस है, ठीक है, 1 आवर का क्या है, स्लाइस है, और यहाँ 4 यूजर हैं, 4 यूजर, तो चारों को कितना मिलेगा, 15-15 मिनट का स्लाइस मिलेगा, और यही क्या कहलाएगा, टाइम स्लाइस कहलाएगा। ठीक है, टाइम स्लाइस मतलब जो भाग, जो समय हिस्सा आपको आवंटित होता है वही कहलाता है टाइम स्लाइस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है ये, 1 घंटे को अगर 4 यूजर काम करते हैं तो वो क्या करेगा, 4 भाग में उसको बांट देगा। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय, अर्थात जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट प्राप्त करते हैं, इस बीच के समय में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। यही काम जो है आपका क्या है, टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो यूजर है वो आउटपुट प्राप्त कर रहा है
यूजर 1 क्या कर रहा है, यूजर 1 आउटपुट प्राप्त कर रहा है और यूजर 2 क्या कर रहा है, आउटपुट इनपुट प्रदान कर रहा है। तो इस बीच का जो समय है यहाँ से यहाँ यूजर 1 से लेकर यूजर 2 के बीच का जो समय है वो कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रखिएगा इसमें समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्रामों को मुख्य मेमोरी में न रखकर प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में क्या किया जाता है, लाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया रहती है इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्वैपिंग। ठीक है, अर्थात जो आपके मुख्य मेमोरी में जो प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जो आपका लेके जाना होता है वो क्या होता है, स्वैपिंग। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक दूसरे को अदला बदली हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में अगर मैं बात करूं, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, जो भी विंडोज के वर्जन आते हैं 7, 8, 10, 11 ये सब वर्जन है, या फिर लाइनेक्स है। ठीक है, ये सब क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने का महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम के इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है, इसमें जो भी आप इनपुट प्रदान करते हैं या इनपुट देते हैं वो रियल टाइम रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी आप मूवी देखते हैं उसमें क्या लगा रहता है, ईसीजी लगा रहता है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें आपके हार्ट बीट पल्स तुरंत आपको क्या होते हैं बताते हैं। ठीक है, अभी कोरोना काल में आपका क्या आया था, एक तो ऑक्सीमीटर आया था। ऑक्सीमीटर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन आपका मापा जाता है। तो ये सब क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, आपका जो भी चीज रहेगा वो तुरंत आपको त्वरित ही क्या करेगा, प्रदान करेगा। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन है और परिणाम है वो रुक सकता है। अतः इस व्यवस्था में प्रोग्राम के रिस्पॉन्स टाइम है उसको तीव्र रखा जाता है। इतने जल्दी से वो कैलकुलेट करके आपको आउटपुट प्रदान करता है कि वो लगता है कि रियल टाइम में ही हो रहा है। इसके कारण ही इसको क्या कहा जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन, ठीक है, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, रेलवे आरक्षण, चिकित्सा में भी स्पेशली मैं आपको अभी बताया पेस मेकर जो होता है छाती में जो कनेक्ट करते हैं, जिसमें हार्ट का पल्स देखा जाता है, अप डाउन जो आता है। ठीक है, इन सब के लिए क्या जाता है, किसका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। इसके उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो जो लाइनेक्स है वो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी बोला जाता है, लाइनेक्स भी बोला जाता है, वो आपके ऊपर है, LINUX लाइनेक्स। ठीक है, अगला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सही है, इसमें क्या होंगे, यूजर की संख्या एक होगी। अर्थात पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस हो गई। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। आजकल जितने भी पीसी होते हैं वो क्या रहते हैं, सिंगल यूजर रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो घर में हम लोग पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो क्या रहते हैं, सिंगल यूजर रहते हैं। इसके एग्जांपल में देखिए, जो पहला प्रकार का था सिंगल यूजर, इसमें अभी हम लोग प्रोसेसिंग देखेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, वो अलग चीज है। लेकिन सिंगल यूजर का एग्जांपल सबसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं आपको इजीली दिख जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब देखिए, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो टाइप्स में आपको बोला था, एक होता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग, और एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग। तो एक एक को देख लेते हैं। यहाँ हम लोग, वो है सिंगल यूजर लेकिन उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होगा और मल्टी प्रोसेसिंग होगा। इसके एग्जांपल में अगर मैं बात करूं सिंगल यूजर का, तो विंडोज 1.0, विंडोज 2.0, विंडोज 3.0, विंडोज 3.1 एक्स, जो सिम्बियन OS है, ठीक है, नोकिया का यूज होता था सिम्बियन, उसके अलावा विंडोज 95, ये सब क्या थे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मल्टीटास्किंग आता है, मल्टी प्रोसेसिंग आता है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। कई कार्य अर्थात जो टास्क है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा।
यूजर क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा, सिंगल यूजर है, लेकिन जो टास्क है अर्थात जो कार्य है वो एक साथ क्या करेगा, कई कार्यों को संपादित करता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ समय सभी चालू प्रोग्रामों को देता है तथा सभी प्रोग्राम साथ साथ संपादित होते हैं। इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मल्टीटास्किंग में बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं उनको एक साथ हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौन कौन सा कार्य हो रहा है। अर्थात एक समय में आप क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, एक समय में उसी समय में आप फेसबुक चला सकते हैं, उसी समय में आप क्या कर सकते हैं, अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सारे काम जो है आप स्क्रीन पर एक साथ देख सकते हैं। यह टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है। टाइम शेयरिंग मतलब सब सॉफ्टवेयर को थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे रहे हैं। इसका उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो क्या है, इंडियंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसके अलावा मैकेंटोस का भी एक आता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा। मैकेंटोस भी क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किस प्रकार का, सिंगल यूजर। कुछ याद हो ना हो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा, नाम से पकड़िएगा। मल्टीटास्किंग मतलब कौन सा ज्यादा टास्क करेगा अर्थात ज्यादा कार्य करेगा वो क्या करेगा, मल्टीटास्किंग कहलाएगा। और इसमें दो नाम है माइक्रोसॉफ्ट का, एम करके याद रख सकते हैं, एम से मल्टीटास्किंग, एम से माइक्रोसॉफ्ट, एम से मैकेंटोस, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ भी करके अपना कोड बनाकर याद रख सकते हैं। अगला मल्टीटास्किंग के बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग में भी आपका याद रखिएगा, एम से मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो एम से मल्टी प्रोसेसिंग है, एम से माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट दोनों में था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमई है। एमई का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलेनियम। तो देखिए आपका मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, इसमें एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसर की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, दो या दो से अधिक प्रोसेसर इसमें प्रयोग होंगे। मल्टीटास्किंग में क्या होगा, टास्क अधिक होगा, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में प्रोसेसर क्या होंगे, दो या दो से अधिक होंगे, उनको जोड़कर आपस में उपयोग किया जाता है। इससे कार्य संपादित करने की गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आप जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, i3 का प्रोसेसर है, i5 का प्रोसेसर है और i7 का प्रोसेसर है, i9 का भी आ चुका ना, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोसेसर हैं इसमें सबसे ज्यादा एडवांस स्पीड किसका होगा, जिस प्रोसेसर का नंबर ज्यादा है। i9 का क्या होगा, एडवांस होगा। i7 का उससे थोड़ा कम स्पीड जो है वो प्रोसेसर का। अगर मैं बात करूं i9 का दो ठो प्रोसेसर हम लोग यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, उसकी कार्य संपादन करने की जो गति है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोसेसर बढ़ा दिए जाते हैं। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग क्रियान्वित किया जा सकता है। अब चूंकि प्रोसेसर की संख्या बढ़ चुकी है, आपका प्रोसेसर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसके कारण आप दो अलग अलग प्रोग्राम को भी एक साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग किसको कहा जाएगा, अगर कभी एग्जाम में पूछा तो मल्टी प्रोसेसिंग को ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगर कभी पूछा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है, ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग याद रखिएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जो हम लोग स्टार्टिंग में पहला देखे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और मल्टी प्रोसेसिंग किसको, सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग है, ये याद रखिएगा। सिंगल यूजर भी और डबल यूजर में भी आता है, अर्थात जो मल्टी यूजर जिसको बोलते हैं, मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग। तो सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर हो, ठीक है, उसमें अगर मल्टी प्रोसेसिंग अगर यूज हुआ अर्थात एक से अधिक प्रोसेसर जब भी यूज होंगे तो उसको कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। अर्थात दो प्रोसेसर को क्या किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और एमई है, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग के उदाहरण है और पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है, अभी बताया मैंने, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर के बारे में हम लोगों ने जाना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता है। अर्थात इसमें यूजर्स की संख्या क्या होगी, जैसे हम लोगों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट देखा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होते हैं, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है और उसके साथ साथ क्या रहते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, आपके मॉनिटर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और ये टर्मिनल रहता है। टर्मिनल से बहुत ज़्यादा जो यूजर रहते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। वही चीज होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे ज्यादा यूजर रहेंगे। इसमें कई उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक है, कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस
कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर में जो भी डेटा रहेगा उसको एक ही समय में डेटा का उपयोग भी कर सकते हैं और उसका प्रोसेस भी कर सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके उदाहरण में की बात करूं तो इसके उदाहरण में है आपका क्या, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 2000 और आपका विंडोज 2003। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन कौन सा है, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 2000 और विंडोज 2003। ये विंडोज का ही, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन है 2000 और 2003। इसके अलावा विंडोज 7, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल में है। अब बात करते हैं अगला जो 7वां ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। कोई भी आपका, मान लीजिए आपका रिस्ट वॉच जो पहनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच बोलते हैं। तो डिजिटल वॉच में आपका क्या रहता है, उसमें भी प्रोसेसर लगा रहता है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। आजकल जो टच स्क्रीन वाले स्मार्ट वॉच आते हैं, डिजिटल वॉच आते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें भी प्रोसेसर लगा रहता है और किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, छोटा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में क्या हो जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर समझें, जो आपका माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, डीवीडी प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, आपका जो डिजिटल वॉच है या स्मार्ट वॉच है, इस सब में जो प्रोसेसर यूज होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो क्या रहता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको कहा जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी प्रोसेसर के साथ ही उसको साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रोसेसर के भीतर जो रोम रहता है उसी में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर कर दिया जाता है। अगला है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें नाम बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ से डाउट चालू होता है कि कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नल किसको कहा जाता है, कर्नल याद रखिएगा, सोर्स कोड, जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसका कोड रहता है, उस कोड को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसी सोर्स कोड को ही कर्नल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड रहता है वो सबके लिए उपलब्ध रहता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, आपके पास अगर सोर्स कोड है वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इस प्रोग्राम में या इस सोर्स कोड में आप परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। उसको क्या कहलाएगा, ओपन सोर्स, अर्थात वो खुला है। उसका सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड बोलने से प्रोग्राम आप जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या रहता है, कोड रहता है, वही कोड क्या है, सबके लिए खुला रहता है। तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहता, वो लॉक नहीं रहता, उसको आप जब भी चाहें परिवर्तन कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और उपयोगकर्ताओं द्वारा निःशुल्क, अर्थात कोई शुल्क चुकाए बिना इसको यूज किया जा सकता है। इसको इसलिए ओपन सोर्स, जहां भी ओपन वर्ड यूज हुआ, सिंपल शब्दों में समझे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एक वर्ड में बोलें तो फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसके लिए कोई पैसा चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसकी उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो है मोबाइल के लिए, जैसे आपका हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये एंड्रॉइड क्या है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये भी क्या है, ओपन सोर्स है। हम लोग एंड्रॉइड यूज करने के लिए कोई शुल्क चुकाते हैं क्या, नहीं चुकाते, वो इनबिल्ट रहता है, फ्री में रहता है हमारे मोबाइल में। ठीक है, तो इसके अन्य एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो एक एक को ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ से एग्जाम बनते हैं। एटलीस्ट आपको नाम याद रहना चाहिए। जैसे उबंटू नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोलारिस नाम से है, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा लाइनक्स है, ओपन सुस है। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन वर्ड या आएगा तो आप मान के चलिएगा वो ओपन सोर्स है, या फ्री वर्ड आता है, फ्री लिखा जाएगा आगे में, तो वो भी क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, इसमें से आपका क्या है, उबंटू के बारे में पूछा जा चुका है सीजी व्यापम के एजीडीओ 2018 में, लाइनक्स के बारे में पूछा गया है सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में, और आपका ओपन सोर्स के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम पटवारी 2017 में। तो इसके अलावा देखिए आपके और भी हैं, जैसे ओपन बीडीएस है। बीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएसडी का, सॉरी, ओपन बीएसडी। तो बीएसडी का होता है बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बीएसडी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए फिर से ओपन शब्द लिखा गया, मतलब ये फ्री का ही है, ओपन सोर्स है। उसके अलावा रिएक्ट ओएस, सबायोन है ये, ठीक है, और डेबियन। तो इसमें डेबियन के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम पटवारी एग्जाम 2017 में।
ठीक है, ये सब क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, क्रोम ओएस भी ओपन सोर्स है, याद रखिएगा, इसके लिए कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ता। फेडोरा है, रेड हैट है और अल्पाइन लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स वर्ड भी आपको जहां भी दिखेगा, जहां भी लिनक्स दिखा, लाइनक्स या लिनक्स, तो ये आपका फ्री ही रहता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, जहां ओपन लिखा वो फ्री का रहेगा, फ्री लिखा वो भी फ्री है, और जहां लिनक्स वर्ड जुड़ गया, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर के आगे पीछे लिनक्स दिख गया, वो याद रखिएगा वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ही आएगा। ठीक है, तो क्रोम ओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का है। ठीक है, फेडोरा, रेड हैट और अल्पाइन ओएस। इसमें से आपका फेडोरा के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम 2018 में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अगला है कुबुंतु, लाइनक्स मिंट, लुबंतु और सोलस। ठीक है, ये सब भी क्या है, इनके बारे में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका लाइनक्स मिंट के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम के डीई एग्जाम 2018 में, डीई एजी एग्जाम 2018, और आपका सोलस के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम 2018 में। ठीक है, तो इस सोलस और लाइनक्स मिंट भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जैसे कुबंतु है, उबंतु है, लुबंतु है। इसमें देखिए उबंतु का स्पेलिंग ये होता है, यहाँ दोनों में उबंतु है, तो उबंतु अगर आपको पता है, उबंतु, उबंतु और लुबंतु, तीन भाई थे, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, उबंतु, कुबंतु, लुबंतु, ये तीनों भाई थे, ये क्या थे, फ्री थे, एक के साथ दो फ्री। ठीक है, दो के साथ एक फ्री, कुछ इस टाइप का। ठीक है, उबंतु, कुबंतु, लुबंतु, तो बंतु वाला जितना रहेगा उसको तो सीधा लगा देना है, बंतु जैसा दिखा आपको वो क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स रहेगा। इसके अलावा अन्य ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या है, जेनिक्स है, फ्री बीएसडी है। बीएसडी का फुल फॉर्म में अभी आप लोग को बताया था, बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बीएसडी का अगर कभी आपको एब्रीविएशन में पूछ देता है बीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्या होता है, बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा फ्रीडॉस था, और ईकॉस, ईकॉस का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए जो आपका जेनिक्स के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में। ठीक है, अगला जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है या फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलेंगे, वो है आपका जीएनयू। ठीक है, जीएनयू के बारे में भी उसके अलावा रिस्क ओएस है, टेम्पल ओएस है और रेडॉक्स ओएस है। ठीक है, रेडॉक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मिनिक्स ओएस, ड्रैगन फ्लाई बीएसडी, बीएसडी का बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी क्या है, बीएसडी भी ओपन सोर्स है। उसके बाद ड्रीम लाइनक्स, तो जहां फिर से आपको लाइनक्स वर्ड दिखा वो याद रखिएगा वो फ्री का ही है। ठीक है, उसके अलावा जीनोड, जीनोड भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हेलन ओएस, इलुमस, मेपिस और पार्डस, ये भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सांबा, ये गब्बर सिंह वाला सांबा नहीं है, ये सांबा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डायनाबुलिक, स्लाइबल और आपका हाइकू, हाइकू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, मेरे को 2-3 एग्जाम में ही मिले हैं। ठीक है, जैसे कि सीजी व्यापम का एनएनआरआई 2015 में, लेबन इंस्पेक्टर 2015 में, ये दोनों एग्जाम में हाइकू के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा हाइकू के बारे में। अगला है क्या, इलाइव ओएस, इलाइव ओएस के अलावा ड्राइविन ओएस, इन्फर्नो, लाइनक्स लाइट, यहाँ फिर से वर्ड आ गया आपका लाइनक्स, जैसे ही लाइनक्स वर्ड दिखा ये याद रखिएगा, ये सारे क्या हैं, फ्री के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब लास्ट है आपका क्या, फ्री आरटीओएस, ओपन सोर्स लाइनक्स मिंट। ठीक है, लाइनक्स का जो जहां भी लाइनक्स दिखा, सूस अगर दिखा तो देखिए इसमें दो आते हैं, सूस लाइनक्स है और सूस का ओपन सोर्स भी हम लोग देखे थे। उसके अलावा नेट बीएसडी, बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नट एक्स, यहाँ पे एन एक्स जो है, ये एन और ये एक्स, ये होता है नट एक्स ओएस। ठीक है, नट एक्स ओएस क्या है, ये भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा लाइनक्स का लाइनक्स कर्नल, RTEMS, कोलिब्री ओएस, प्लान 9, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सबॉक्स लाइनक्स, मैन्युएट ओएस। ठीक है,
ये सारे क्या हैं आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से ये सारे नाम आप देख सकते हैं। अगला जो आता है वो है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोगों ने जाना था ओपन सोर्स में क्या था कि उसका जो सोर्स कोड था वो क्या था, ओपन था, सबके लिए कोई भी उसमें एडिट कर सकता था, उसमें कोई शुल्क चुकाना नहीं पड़ता था। क्लोज सोर्स में क्या होता है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कर्नल या सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है। इसमें आपको सोर्स कोड पता नहीं रहता क्या कोड से ये तैयार किया गया है प्रोग्राम। ठीक है, और निर्माता के अलावा कोई अन्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार उस सोर्स कोड में परिवर्तन नहीं कर सकता। जब वो कोड ही गुप्त है तो आप परिवर्तन कैसे करेंगे, परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी विशेष कंपनी का अधिकार होता है। जैसे मान लिया जाए विंडोज़ की मैं बात करूं, विंडोज़ हम लोग जो बोलते हैं विंडोज़ करके, ये विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। किसी विशेष कंपनी का इसमें अधिकार है और उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। जैसे ही आप विंडोज़ की अगर मैं बात करूं, अगर आपने विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को बिना पैसे चुकाए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे पे इस साइड पे विंडोज़ के फ़ोन आपके विंडोज़ के सिस्टम में क्या आता है, विंडोज़ इज़ नॉट जेन्युइन या नॉट एक्टिवेटेड, ऐसा कुछ यहाँ पे वाटर मार्क आ जाता है। ठीक है, मैं इमेज के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो ये वाटर मार्क आता है, ये क्या कहलाता है, आप वहाँ ये दिखाता है कि आपने उसका शुल्क नहीं चुकाया है। आप जैसे ही उसको एक्टिवेट करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो वाटर मार्क क्या हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। ठीक है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और मोबाइल में अगर मैं बात करूं तो मोबाइल में प्रयुक्त एप्पल का आईफोन भी अगर आप लेते हैं तो आईफोन ओएस क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड लेकिन नहीं है, एंड्रॉइड में आप चेंजेस कर सकते हैं। अब क्लोज सोर्स के एग्जांपल अगर बात करें तो सबसे पहला हम लोगों ने अभी नाम जाना क्या, विंडोज। ये किसका, कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये क्लोज्ड सोर्स है, अर्थात इनको यूज करने के लिए हमको पैसा चुकाना पड़ता है। इनके सोर्स कोड जो रहते हैं, कर्नल जो रहता है वो गुप्त रखा जाता है। उसके अलावा मैक ओएस किसका है, एप्पल का है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक ओएस कहा जाता है। ठीक है, एप्पल का जो भी मॉनिटर रहे या लैपटॉप रहे, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको कहा जाता है मैक ओएस। उसके अलावा ब्लैकबेरी का आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ब्लैकबेरी आपकी दोनों बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, साथ ही जो सिस्टम भी रहता है वो भी बनाया जाता है ब्लैकबेरी के द्वारा। तो देखिए, इसमें जो मैक ओएस के बारे में पूछा गया था सीजी व्यापम के टीडीएचएस एग्जाम 2014 में कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक ओएस ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, अगला है सोलारिस के अलावा एमएस डॉस, स्काई ओएस और पीसी डॉस। देखिए याद रखिएगा, एमएस डॉस और पीसी डॉस दोनों की निर्माता कंपनी एक ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ही है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, क्लोज्ड सोर्स हैं। याद रखिएगा, ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ इसके लिए हमको पैसा चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से स्काई ओएस के बारे में सीजी व्यापम आरआई एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा नाम आपको मैं बताया, विंडोज, मैक ओएस, ब्लैकबेरी, सोलारिस, एमएस डॉस, स्काई ओएस और पीसी डॉस। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो देखिए बहुत सारे मोबाइल के ब्रांड आते हैं और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क के लिए अपेक्षा करूंगा कि आप अपने से पता कीजिएगा कि और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे रियलमी का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, रेडमी का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, उसके अलावा सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप अगर आपको पता चले तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने नोट्स में अपडेट करिएगा। जैसे विंडोज़ ओएस होता है वो किस में होता है, विंडोज़ फ़ोन में। जैसे नोकिया लूमिया आता था वो विंडोज़ फ़ोन रहता, ठीक है, उसमें विंडोज़ ओएस यूज़ होता था। उसके अलावा आईओएस जो है वो एप्पल के मोबाइल में यूज़ होता है। एप्पल का जो भी आईफोन रहता है, आईपैड रहता है, उसमें आईओएस यूज़ होता है। उसके अलावा एंड्रॉयड जो यूज़ होता है वो गूगल का है। ठीक है, एंड्रॉयड हम लोग जितना मोबाइल यूज़ करते हैं, नॉर्मली इंडिया में 90% जो मोबाइल रहते हैं वो क्या है, एंड्रॉयड ओएस के हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। और याद रखिएगा ये क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री का है। लेकिन जो एप्पल का आईओएस है ये पेड है। ठीक है, इसके लिए पैसा चुकाना पड़ता है। उसके अलावा सिम्बियन, जो पुराने जो फ़ोन आते थे नोकिया के, अगर आप देखेंगे नोकिया N95, नोकिया N97, नोकिया N80, इस टाइप का जो सीरीज़ आता था उसमें जो प्रोसेसर यूज़ होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता था, उसको कहा जाता था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो नोकिया के प्रोडक्ट में था सिम्बियन। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो आईओएस के बारे में सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मीगो,
ये भी क्या है, आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीगो के अलावा iOS है, ब्लैकबेरी है। MIUI ये रेडमी का प्रोडक्ट है, रेडमी। ठीक है, MI यहाँ से रेडमी ऐसी भी याद रख सकते हैं, MI यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा पाम OS है, माइमो है, और फ्लाईमी, और ऑक्सीजन OS। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको इसलिए रखिएगा क्योंकि नया ब्रांड है वन प्लस। ठीक है, वन प्लस का आपका क्या है, नया ब्रांड है, और नया वन प्लस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहा जाता है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन OS। ठीक है, उसके अलावा आपका सेल्फिश OS, सेल्फिश है, याद रखिएगा, सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश, सेल्फिश OS। एलजी का जो एलजी का ब्रांड है उसमें LG UX, एलजी के जितने मोबाइल रहते हैं उसमें LG UX नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। उसके अलावा ओपन वेब OS है, और ऑक्सीक्वीन ये भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बाडा के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा चुका है CG वेपम के SDAG एग्जाम 2016 में। याद रखिएगा, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज होता है, तो ये यूज होता था सैमसंग के जो ओरिजिनल पुराने फ़ोन आते थे। आजकल तो सैमसंग भी क्या यूज़ कर देता है, आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करें, और इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।